नमस्कार। आज के टॉपिक में हम 60 प्लस जनसंख्या में आयु संबंधी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है इम्प्रूविंग न्यूकमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विस। और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि यह परियोजना फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज के समर्थन के माध्यम से संभव हो पाई है। इसे विकसित और प्रस्तुत किया है डॉक्टर पॉली चावला ने, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसे डिज़ाइन किया है और इसे आज हिंदी में प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। मेरा नाम कविता है और मैं इस प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ। स्वीकरण प्रस्तुति की श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है और कुछ सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियाँ शोधकर्ता या लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वे यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज और यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह प्रस्तुति पेशेवर सलाह नहीं देती है, हालांकि इसमें दी गई जानकारी अच्छी तरह से शोधित है। हम इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं देते हैं। यूसीसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भरता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूसीसी और संपादक कॉपीराइट या अन्य किसी संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं है। के बारे में डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा प्रांत में एक रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास लगभग 20 सालों का अनुभव है। उन्होंने 2011 में नई दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की उपाधि प्राप्त की। एक थेरेपिस्ट के रूप में उन्होंने अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। PTSD, complex trauma, psychiatric conditions such as psychotic spectrum disorder, borderline personality disorder, mood and anxiety disorder, eating disorders, chronic pain, motor vehicle and workplace accidents में विशेषज्ञ हैं। ये दुर्व्यवहार से बचे हुए लोगों यानी सर्वाइवर ऑफ अब्यूज की सहायता करने में भी माहिर हैं। ये एक प्रमाणित EMDR चिकित्सक और इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट है। The psychology of aging and the role of community educators. पूरे विश्व में जीवन में जो है हमारी जो एज है वो बढ़ती जा रही है। 60 साल से अधिक आयु के वयस्क सबसे तेजी से बढ़ते हुए जनसांख्यिकी समूहों में से एक है। WHO 2023 के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में 60 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के लोगों की संख्या दोगुनी होकर 2 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अकेले कनाडा में ही लगभग 5 में से एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन है। यह जनसांख्यिकी बदलाव इस बात का मौलिक पुनर्मूल्यांकन मांगता है कि सामाजिक वृद्धावस्था को हम किस प्रकार से देखते हैं, और ये गिरावट के रूप में नहीं बल्कि मानव विकास में एक जटिल और विविध चरण के रूप में देखा जाना चाहिए। Normal aging versus pathological aging, distinguishing the spectrum. एक प्रमुख चुनौती ये है कि हम चेंजेस को जो नॉर्मल एजिंग के चेंजेस हैं उनको एक्सपेक्ट करें और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें और सिग्नल कर सकें पैथोलॉजिकल या न्यूरोजनरेटिव प्रोसेसेस से। सामान्य संज्ञानात्मक वृद्धावस्था में स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, ओकेजनल फॉरगेटफुलनेस और माइनर डिफिकल्टीज जैसे कि शब्दों को ढूंढने में होना नॉर्मल बात है। शोध से पता चलता है कि वाइट फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिससे कि हम समस्या समाधान करते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड नॉलेज और वोकेबलरी होता है वो बढ़ता जाता है और या फिर मेंटेन होता है। इमोशन रेगुलेशन भी बढ़ता है और बूढ़े लोग शारीरिक बीमारियों के बावजूद जीवन में ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव करते हैं। स्मृति की हानि के कारण उनकी डेली फंक्शनिंग में बाधा होती है। डिसोरिएंटेशन होता है, जजमेंट इम्पेयरमेंट होता है, पर्सनालिटी चेंजेस हो जाते हैं और कई साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे डिमेंशिया के प्रेजेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। अल्जाइमर्स रोग जो है हमारे कंफ्यूजन रिलेटेड 60 से 80% मामलों में जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से प्रोफाउंड मेमोरी या फंक्शनल इम्पेयरमेंट जो होता है वो। जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग, पुरुषों और महिलाओं में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से प्रकट होती है, जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं, करीब करीब 5 से 7 वर्ष तक, लेकिन उनमें लंबी बीमारी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और डिप्रेशन की दर जो है वो ज़्यादा है।
Hormonal changes during menopause, notably the drop of estrogen, हार्ट रिलेटेड डिसीज, नींद की गड़बड़ी और मनोदशा में उतार चढ़ाव के जोखिम को बढ़ाता है। वृद्ध महिलाओं के विधवा होने के बाद और उनके सोशल आइसोलेशन की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। वृद्ध महिलाओं को अक्सर पुरानी बीमारियां, आर्थिक असुरक्षा और केयर गिविंग बर्डन्स का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके विधवा होने पर या सामाजिक रूप से अलग थलग होने की संभावना से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। व्हाट आर द जेंडर डिफरेंसेस? दूसरे और पुरुषों में अंडर रिपोर्टेड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की संभावना ज़्यादा होती है। उनका सब्सटेंस अब्यूज़ की जो आदत होती है वो बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हार्ट रिलेटेड रीजंस की वजह से उनकी मौत की संभावना ज़्यादा होती है। वृद्ध पुरुषों में भावनात्मक अभिव्यक्ति में कठिनाई हो सकती है, जिसकी वजह से वो इमोशनल एक्सप्रेशन में स्ट्रगल करते हैं और उसकी वजह से उन्हें मास डिप्रेशन हो जाता है। इरिटेबिलिटी, अल्कोहल मिसयूज और सोशल विड्रॉल उसके कुछ सिम्टम्स हैं। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद लॉस ऑफ आइडेंटिटी अक्सर पुरुषों में बहुत ही क्लियर होता है, जिसकी वजह से वो अपने जो सोशल या एंटरप्रेन्योर जो उनकी आइडेंटिटी होती है वो उसको स्ट्रांगली, जिससे वो आइडेंटिफाई कर रहे थे पूरी लाइफ, उसको छोड़ देते हैं। जर्नल्स ऑफ जेरेटोलॉजी ने 2016 में एक स्टडी जो कि पब्लिश हुई थी, उसमें पाया गया कि मैन जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल हेल्प लेने में या फिर अपनी इमोशनल नीड्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ही पीछे रहते हैं और इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एलजीबीटीक्यू प्लस प्लस वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर लोग, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले से वो भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने होते हैं और जो ओल्ड एज में जो सिस्टम्स हैं वो एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर डाल देते हैं क्योंकि सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एजिंग, जैविक जैविक वृद्धावस्था में लगभग हर अंग प्रणाली में परिवर्तन शामिल है। हमारा जो ग्रेजुअल वॉल्यूम लॉस होता है, मेंटल हमारा जो ब्रेन का है वो तो हो ही रहा है, स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में कंटिन्यूअस ग्रेजुअल वॉल्यूम लॉस होता है। डोपामाइन एंड सेरोटोनिन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, मूड रेगुलेशन और जो मोटर स्किल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक दूसरा जो इन्फ्लेमेजिंग एक एरिया है जहाँ पे बढ़ने लगता है, तो इसकी वजह से क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इन आपको डायबिटीज़, गठिया यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है, अल्जाइमर्स बढ़ने लगता है। हार्मोनल डिफरेंसेस तो हम जानते ही हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको फर्दर उनके जो कॉग्निशन, स्लीप और मसल मास बहुत इम्पैक्ट होते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक रूप से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे इमोशनल रेगुलेशन होता है और जो जीवन संतुष्टि में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। जैसे कि कार्टेसन के सोशल इकोनॉमिकल सेलेक्टिव थ्योरी में ये वर्णित किया गया है कि वृद्ध वयस्क भावनात्मक रूप से सार्थक लक्ष्यों और रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उन पे लंबे समय तक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है और वो प्रतिकूल परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा रिएक्टिविटी और ग्रीफ अराइज हो सकता है, क्योंकि फिजिकल डेक्लाइन, सोशल डिस्कनेक्शन और लॉस ऑफ आइडेंटिटी बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं एज। वृद्धों में मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे और गलत धारणा। डिमेंशिया इज नॉट नॉर्मल एजिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया एज के साथ नॉर्मल है। कभी कभी नाम भूल जाना या चीज़ें गलत रख देना आम बात है, लेकिन डिमेंशिया अलग है। ये हमारे रोज़ के काम काज में और हमारे फ्रीडम में बाधा डालता है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एमसीआई, मेमोरी और थिंकिंग में नोटिसेबल डिफरेंस, जो कि हमारे दैनिक कामकाज को प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह की डिमेंशिया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक चेतावनी देते हैं। मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर डिमेंशिया, जिसकी वजह से हमारी स्मृति, तर्क, निर्णय और रोजमर्रा के कार्य करने की क्षमता में प्रगतिशील हानि होती है, यानी रोज रोज हमारा जो आ, ये स्किल्स हैं
वो कम होते जाते हैं। तो डिमेंशिया जो है एक वो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। वृद्धों में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दे और गलत धारणाएं। अल्जाइमर्स 60 से 80% मामलों में होता है, धीरे धीरे शुरू होता है। इसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है, भटकाव हो जाता है, मनोदशा में उतार चढ़ाव होता है और भाषा संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। वस्कुलर डेमेंशिया मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की कमी होने के बाद, अक्सर स्ट्रोक के बाद, इससे जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो जाती हैं, इमोशनल रेगुलेशन शुरू हो जाता है। ल्यूवी बॉडी डिमेंशिया इसमें मृत्यु भ्रम, पार्किंसंस और ध्यान में गंभीर उतार चढ़ाव शामिल होते हैं। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया स्मृति से ज़्यादा आपके व्यवहार और भाषा को प्रभावित करता है। अक्सर इसे एक मनोरोग के रूप में गलत निदान दिया जाता है, यानी गलत डायग्नोसिस कॉमन है। रिस्क फैक्टर्स, एज, फैमिली हिस्ट्री, हृदय रोग, मधुमेह या फिर आप जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़, कम एजुकेशन और कोई पेनफुल जो भी ब्रेन डैमेजेस होते हैं उनकी वजह से इसकी रिस्क बढ़ जाती है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना और स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क होने से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस से इंटरवेंशन, मेडिसिन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्लानिंग और लाइफ में जो आपकी ओवरऑल वेलबींग है उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, डिस्पाइट आपकी इनमें से आप किसी भी चीज़ का सामना कर रहे हैं। डिप्रेशन इज़ नॉट एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ एजिंग। तो अक्सर क्योंकि आम है इसे नज़रअंदाज किया जाता है, इट्स प्रेवलेंट एंड ऑफन ओवरलुक्ड। बूढ़े लोग सीधे तौर पर दुख व्यक्त नहीं कर सकते, इसकी वजह वे थकान, चिड़चिड़ापन, शारीरिक शिकायतों के साथ अपनी उदासी को एक्सप्रेस करते हैं। कैनेडियन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन 2022 के अनुसार लंबी देखभाल के दौरान लगभग 20% वृद्ध वयस्कों में एक्सट्रीम डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं जिनका कोई निदान नहीं होता, उनका डायग्नोसिस नहीं होता, इलाज नहीं होता। और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें शामिल है बेरीजमेंट यानी दुख, किसी के चले जाने का, क्रॉनिक पेन, सोशल आइसोलेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशन जिनकी वजह से डिप्रेशन किक इन हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन की स्थिति में भी डिप्रेशन का इलाज संभव है। तो एविडेंस सजेस्ट करता है कि बिहेवियरल एक्टिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपीज, एंटी डिप्रेसेंट्स से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है ओल्डर पॉपुलेशन के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स में। एंजाइटी डिसऑर्डर आम है, लेकिन अक्सर उम्र बढ़ने की वजह से लोग इसे पर्सनालिटी का पार्ट समझ लेते हैं और इसको कॉमनली ओवरलुक कर देते हैं। नॉर्मल जनरलाइज एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी, फियर एंड बिकमिंग वीक की एंजाइटी, उसकी वजह से जैसे बार बार गिरने का डर पैदा हो जाता है। जो हमारे कम्युनिटी एजुकेटर्स हैं वो देखेंगे कि एक्सेसिव वरी, इंसोम्निया और मसल टेंशन कॉमन सिम्टम्स होते हैं और आप उनको मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास रेफर कर सकते हैं। हिडन ट्रॉमा इन एल्डरली, जो वृद्ध लोग होते हैं उनका ट्रॉमा कई बार हिडन होता है, ऑफन ओवरलुक्ड हो जाता है। अनरिजॉल्व ट्रॉमा जो कि उनकी लाइफ में से पहले से मिला हो, जैसे कि वॉर से, चाइल्डहुड अब्यूज से, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से या नेगलेक्ट की वजह से, वो ओल्ड एज में फिर से रीसर्फेस हो सकता है क्योंकि फिजिकली फ्रेल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और आपकी ऑटोनॉमी का लॉस हो जाता है। द गैरेंटोलॉजिस्ट 2020 में एक स्टडी में पाया गया था कि बुढ़ापे में पीटीएसडी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन इट्स अंडर रिकॉग्नाइज्ड और कैन बी प्रेजेंट कि अगर आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं या आप हाइपर विजिलेंट हैं, इमोशनली डिटैच्ड हैं और अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक सिम्टम्स, पेन आप फील कर रहे हैं। कम्युनिटी एजुकेटर्स ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एंगेजमेंट का उनको प्रयास करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इरिटेबिलिटी, अग्रेशन और मिसट्रस्ट जो है वो नॉर्मली डीपर वॉन्ट्स को का एक आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर आप ये सब सिम्टम्स देख रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हें रेफ़र कर सकें प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइडर्स के पास जो कि उनके सिम्टम्स को डायग्नोस करके उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकें। सिंपल स्ट्रेटजीज जैसे कि
उनके पास चॉइसेस हैं, इंश्योरिंग चॉइसेस, उनकी ऑटोनॉमी देना, और एक उनका जो फॉस्टरिंग सेंस ऑफ सेफ्टी है ना, उनकी जो सेफ्टी का सेंस है फिजिकली और मेंटली सोशली, उसको बढ़ाना जो है वो फाउंडेशन है ट्रॉमा सेंसिटिव केयर के लिए। तो बुढ़ापे में किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो आपके ऊपर 100% नहीं है। सब्सटेंस अब्यूज, मेडिकेशन मिसयूज एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ ट्रीट करना चाहते हैं, तो ओल्डर अडल्ट्स में सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ रहा है, स्पेशली कि अल्कोहल और डॉक्टर से जो दवाई लिखवाई जा सकती है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अपने मेटाबॉलिज्म को हैंडल करने में। ओपियोइड्स और बेंजोडाइज़ेपाइन जिनको दर्द के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, और फॉल्स कॉग्निटिव डिक्लाइन और डिपेंडेंस से जुड़े हुए होते हैं। उम्र के साथ नींद के पैटर्न में ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं, कम गहरी नींद आती है, जल्दी जग जाते हैं, क्रॉनिक इंसोम्निया और फ्रैगमेंटेड स्लीप होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप एपनिया के बारे में हम पता कर सकते हैं। अनट्रीटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है वो कॉग्निटिव लॉस और हार्ट रिलेटेड डिसीज से जुड़ा हुआ है। पार्किंसंस डिसीज और अदर मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी उनकी लाइफ में खलल डाल सकते हैं। दिन में ज़्यादा नींद आना, रात में बेचैनी रहना, आरईएम, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, एजिटेशन होना, ये सब चीज़ों में चिकित्सकीय पेशेवरों की सलाह की ज़रूरत होती है। डिलीरियम, अ मेडिकल इमरजेंसी नॉट अ साइकियाट्रिक इलनेस। कई बार क्या होता है कि हम इसको ओवरलुक कर देते हैं। डिलीरियम इज एन एक्यूट फंक्शनल डिस्टर्बेंस जिसमें अटेंशन और कॉग्निशन दोनों ट्रिगर हुए होते हैं, लेकिन किसकी वजह से? इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, मेडिकल चेंजेस और हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इसे अक्सर डिमेंशिया या साइकोसिस समझ लिया जाता है, लेकिन डिमेंशिया के अगेंस्ट ये अचानक शुरू होता है और इसका कोर्स बदलता जाता है। अगर इलाज ना किया जाए तो डिलेरियम लंबे समय में कॉग्निटिव लॉस या फिर डेथ का रीज़न बन सकता है। रेजिडेंशियल एंड हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो कम्युनिटी एजुकेटर्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए ताकि वो शुरुआती लक्षणों को पहचान सकें, जैसे कि सडन कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, एजिटेशन और ड्राउजीनेस। और क्योंकि प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन जो टाइमली हो तो उनसे कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया। पैरानोया, पर्सनालिटी चेंजेस एंड लेट ऑनसेट साइकोसिस। ओल्डर एडल्ट्स में अंडरलाइंग न्यूरोजेनरेटिव डिजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं, अनरिजॉल्व ट्रॉमा होते हैं और इमर्जिंग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। पैरानोया में स्टेम फ्रॉम सेंसरी डेफिसिट। कहाँ से शुरू हो सकता है पैरानोया? जैसे कि अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आपको डर लगेगा, आप हियरिंग लॉस हो रहा है। सोशली आप आइसोलेटेड है तो आपको हर चीज़ से डर लगता है। और अर्ली साइंस ऑफ लीवी बॉडी डिमेंशिया या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया की वजह से आप में पैरानोया पैदा हो सकता है। एफटीडी इन पर्टिकुलर डिसइनहिबिशन, यानी कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, अपैथी, हमेशा उदास रहना और लैंग्वेज इश्यूज का रूप में प्रेजेंट हो सकता है। हमारे एजुकेटर को सावधान रहना चाहिए कि वो पर्सनैलिटी में आ रहे चेंजेस को सिर्फ एजिंग के रूप में ना देखें और इनअप्रोप्रिएट जोक से बचें। कुछ भी पर्सनालिटी शिफ्ट को जस्ट एजिंग में डिसमिस नहीं करना चाहिए। सोशल विड्रॉल्स हमें यूजुअली कोई डीपर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ इंडिकेट करते हैं। सोशल एंड कल्चरल डेट्रीमेंट्स, बुढ़ापा अकेले नहीं होता, ये इंटरपर्सनल कल्चरल सिस्टमेटिक कॉन्टेक्स्ट में होता है, लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन में होता है, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मॉर्बिडिटी और अर्ली मोर्टालिटी इन ओल्डर एडल्ट्स। इसके साथ और कोई ना कोई जो सिम्टम्स हैं या डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट होता है, और उसको जैसे कि स्मोकिंग एंड ओबेसिटी साथ में प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह मल्टीपल डिसऑर्डर साथ में प्रेजेंट होते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस बात को प्रभावित करती है कि वृद्धावस्था, मानसिक बीमारी और सहायता मांगने के बारे में किस प्रकार विचार किया जाए। तो कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ कम्युनिटीज़, कुछ कल्चर्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल है अपने ओल्डर एडल्ट्स को इंक्लूड करने में, एंड कुछ मोर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। In many collectivist cultures, mental distress is somatized. Older adults may resist psychological language or therapy.
तो इसको हम स्टेरियोटिप टाइप कर देते हैं और मानते हैं कि ये तो एज के साथ होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल साउथ एशियन या ईस्ट एशियन कल्चर्स में डिस्ट्रेस को फिजिकल सिम्टम्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, जैसे कि फटीग या बॉडी एक, रादर देन सैडनेस या एंग्जाइटी। तो जो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपके डायग्नोसिस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इमिग्रेंट या माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रेसेस इंक्लूड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज रिलेटेड या इंटरजनरेशनल स्ट्रेसेस या मेंटल हेल्थ से जो रिलेटेड हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं जो कि हमको ट्रीटमेंट सीख करने से डिमोटिवेट करते हैं। कल्चरल ह्यूमैनिटी बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम उनको एल्डर्स के एक्सपीरियंस को वैल्यू करें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें जहाँ पे कि वो सोशल सिस्टम में कनेक्ट रह सकें और उनकी वैल्यू को हम लोग रिकोगनाइज। साइकोलॉजिकल साइको सोशल इंटरवेंशंस क्या क्या हो सकती हैं? लेट लाइफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचने के लिए सीबीटी एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है। एनहांसिंग कोपिंग एंड ऑटोनॉमी, अगर हम उनको ऑटोनॉमी देंगे, डिसीजन मेकिंग देंगे तो वो ज़्यादा बेटर कोपिंग कर सकते हैं। रेमिनिसेंस थेरेपी, जिसमें हम उनको अच्छे पॉजिटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको याद करने में और उनकी आइडेंटिटी को पहचानने में हेल्प करते हैं। बिहेवियरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ जो उनके लॉन्ग टर्म बिहेवियर को अल्टर करती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजिंग और इंजॉय करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस, वृद्धों के लिए कला, स्वयं सेवा या समूह व्यायाम की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, सोशल आइसोलेशन को कम करना, मल्टी जनरेशनल मल्टी लैंग्विस्टिक प्रोग्राम्स को उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक आपके लाइफस्टाइल में इम्प्रूव कर सकती है। ताई ची, योग या फिर वॉकिंग एक्सरसाइजेस आपकी नींद को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। लाइफ पर्पस में आध्यात्मिकता, प्रार्थना और जीवन उद्देश्य आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से कनेक्ट होते हैं तो आपको बेटर लाइफ। प्रमोशनल मेंटल वेलबींग इन एजिंग, प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग, कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं? द सिक्स डायमेंशन ऑफ मेंटल वेलनेस, राइफ्स मॉडल जो है वो कहता है कि सेल्फ एक्सेप्ट करें कि आप एज हो रहे हैं, आप पहले जैसे यंग नहीं हैं। पॉजिटिव रिलेशंस को बनाएं, अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करें, एनवायरमेंटल मास्टरी करें, अपने एनवायरनमेंट को समझें, लैंग्वेजेस को समझें। पर्पस इन लाइफ, आपके लाइफ का पर्पस क्या है उसको, उसके ऊपर ध्यान दें और अपने पर्पस को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहें। पर्सनल ग्रोथ, कुछ नई चीज़ें सीखते रहें, कुछ जानते रहें। तो इस तरह से आप अगर हम 6 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये कैसे आप कर सकते हैं? मेंटरशिप, वॉलंटियरिंग, कम्युनिटी गार्डनिंग, एक्सप्रेसिव आर्ट, हेल्थ एंड प्रोटेक्ट। ये इससे आपकी क्या होती है? ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है और आपको डिप्रेशन और कॉग्निटिव डेक्लाइन से बचाया जा सकता है। Empowering educators for informed action. Aging is not a diagnosis. बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे आपको रेजिलियंस, ग्रोथ और अडेप्टेशन को अपने आप में अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। जहाँ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कमजोरियाँ बढ़ सकती हैं, वहीं इमोशनल डेप्थ, विजडम और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ सकता है। By recognizing signs of distress, challenging aging assumptions, or promoting proactive mental health, educators can transform the narration of aging from decline to dignity. अगर आप पॉजिटिव प्रोएक्टिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे एजिंग के अकॉर्डिंग, तो आप जो एजिंग को डिक्लाइन की बजाय डिग्निफाई कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है किसी भी पर्सन को फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हमें इस ईमेल पर कांटेक्ट करें। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं ucca.ca और हमारे टीम के पेज पर अवेलेबल साइकोलॉजिस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।